हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग क्या पार्ट बी का जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्लास 12 सीबीएसई के लिए, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो हम लोग आज शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2। हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत शानदार तरीके से डिस्कस करा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग आराम से सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स पूरे डिस्कस किए जाएंगे। अब एग्जाम भी थोड़ा सा हाफ ईयरली वगैरह नजदीक आ रहा है, तो मैं लगभग चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा जो कि हाफ ईयरली में आने वाला है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक किस तरीके का रहा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हमारे देश की आजादी के समय में हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी या ब्रिटिश ने किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रखा था। ठीक है, तो उसको भी हम लोगों ने, उस चैप्टर को भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिस्कस करा था। डिटेल में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? तभी आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह आप आराम से कर पाएंगे, या फिर एमसीक्यूज बेस्ड और भी आराम से कर पाएंगे, है कि नहीं? या फिर आप केस बेस्ड स्टडीज और भी आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमी का सिस्टम, हम लोगों ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करा, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कौन सी सिस्टम थी, है या फिर अभी है, चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग ड्यूरिंग 1950 और 1990। 1950 से लेकर 1990 के बीच में कौन सी प्लानिंग, क्योंकि 1991 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, अभी आगे इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। 1991 में हुआ था एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसके पहले हमारी कौन सी प्लानिंग चली थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया के 5 ईयर प्लान के बारे में, या 5 ईयर प्लान जो आया गया था, 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो 5 ईयर प्लान लाया गया था उसके अचीवमेंट क्या है, फेलियर क्या थे एक टिल 1991 तक। ठीक है, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा किस तरीके से बढ़ा 1950 से 1990 तक। ठीक है, तो ये सब चीज आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ तक, और ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग कहाँ कब डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो और आप लोग सही तरीके से समझ भी पाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। हम लोग पहले स्लाइड में क्या है, अब हमारा देश आजाद हो चुका था 1947 में भाई। तो अब 1947 में आजाद होने के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब हम लोगों को कौन सी सिस्टम को अपनानी चाहिए, कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जनरली उस वक्त होता था 2 सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम होता था? एक होता था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता था सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वैसा इकोनॉमी होता था जहां पर ज्यादा जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल था वो किसका था? मार्केट का ज्यादा कंट्रोल था। मतलब जो बिजनेसमैन है या फिर जो मार्केट में जो फर्म्स है, कंपनीज है, उनका कंट्रोल मार्केट में ज्यादा है, या फिर बोला जाए जहां पर लोगों का कंट्रोल है, फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसको बोल सकते हैं, वो कैपिटलिस्ट था। जहां पर गवर्नमेंट बहुत कम कंट्रोल करते थे, मतलब गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती थी कि प्राइस क्या होगा, वो मार्केट फिक्स करती है, मतलब क्या बाजार तय करता है कि भाई क्या किस तरीके का प्राइस रहना चाहिए। लेकिन सोशलिस्ट में क्या होता था? जस्ट उल्टा। सोशलिस्ट में ये होता था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट कंट्रोल इज मोर। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल इज मोर, ज्यादा कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलते थे, और सारी चीजों का डिस्कशन जो है वो गवर्नमेंट करके चलते थे। तो सोशलिस्ट इसीलिए एक तरीके से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो रशिया है, रशिया और चाइना आप बोल सकते हैं। ठीक है, रशिया और चाइना जो है वो किसका एग्जाम्पल है? एक तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी का, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा है इन कंपेयर टू मार्केट का। कैपिटलिस्ट कैसे आप बोल सकते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, वहां पर देखो कैपिटल जितने भी फेसबुक हो गया या फिर बोला जाए आपका गूगल हो गया या फिर एप्पल हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी वहीं से निकल के आई। क्यों? क्योंकि वहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। और तीसरा जो मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत ने क्या चुना ना, वो बोला कि ना तो हम लोग कैपिटलिस्ट बनेंगे ना ही सोशलिस्ट, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बनेंगे, जहां पर जो मार्केट और जो कंपनी है या फिर फर्म्स या फिर जो गवर्नमेंट है वो साथ में मिलकर काम करेंगे। और एक तरीके से हम लोग साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो भी प्राइवेट है, जो फर्म्स हैं, उनको भी सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। मतलब दोनों का मिक्स होगा, जिसमें ज्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का भी नहीं होगा और ज्यादा ढिलाई भी नहीं होगी। मतलब एक तरीके से दोनों चीज कंट्रोल करके चला जाएगा। तो इंडिया ने क्या चुना? मिक्स्ड इकोनॉमी चुना। तो यहाँ बोला जा रहा है कि यार इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीडियम, इकोनॉमिक सिस्टम एक मीडियम है थ्रू विच द गवर्नमेंट एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट एंड अवेलेबल रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्स, गुड्स एंड सर्विस अक्रॉस द कंट्री एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। क्या है?
एक इकोनॉमिक सिस्टम एक मीडियम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एलोकेट करती है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है जितने भी सारे रिसोर्सेस रहते हैं वो अलग अलग अक्रॉस कंट्रीज के लोगों को और फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को कि भारत ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे अडॉप्ट करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि तीनों इकोनॉमी क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है अभी बताएं हम लोग, थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। कैपिटलिज्म, कि जहां पर कैपिटलिज्म को फॉलो किया जा रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज इकोनॉमिक सिस्टम इन विच अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ओन्स एंड कंट्रोल द प्रॉपर्टी, जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, स्पेशली द इंडस्ट्रियल सेक्टर, टू फुलफिल द इंटरेस्ट। और इनका मेन एम क्या रहता है, ताकि प्रॉफिट को बनाए सके। क्यों? क्योंकि किसी भी प्राइवेट, अगर आप मार्केट के बारे में बात करेंगे तो प्रॉफिट पर ज्यादा ध्यान देता है, जिसका एग्जांपल मैंने बताया था यूएसए है, ये यूएसए का फ्लैग है। सोशलिस्ट में बताया था कि सोशलिस्ट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का जस्ट अपोजिट कौन है? सोशलिस्ट। क्योंकि सोशलिस्ट में पूरा कंट्रोल किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल रहता है। बोला जा रहा है इन दिस इकोनॉमी ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल फैक्ट्रीज, कैपिटल, प्लांट्स, मशीनरी आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। कि उस देश की जो गवर्नमेंट रहती है वो पूरे चीजों को कंट्रोल करके चलती है, तो वो सोशलिस्ट। जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, कौन सा है भाई? चाइना और रशिया आप एग्जांपल में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आ गया क्वेश्चन। क्लियर? फिर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या? जहां पर प्राइवेट है और जो एक तरीके से गवर्नमेंट है, दोनों साथ में मिलकर काम करें, या बिजनेसेस या प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करें। A mixed economy is a combination of both capitalist and socialist. It incorporates benefits of both system. इसमें both system की benefit होती है और इसको avoid करता है ड्रॉबैक का। इंडिया is the biggest example of mixed economy. और जो हमारा भारत देश है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का बिगेस्ट एग्जांपल है। क्लियर? अब यहाँ होने के बाद हम लोगों ने चुन तो लिया कि हम लोगों को कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पर बोला गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो लाया गया। इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि पूरा प्लानिंग कमीशन फिक्स द 5 ईयर प्लान। क्या बोला जाएगा कि भाई कौन सी कमीशन जो है 5 ईयर प्लान बनाती थी? 5 ईयर प्लान कौन सी कमीशन बनाती थी? तो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, जिसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1950 में। ठीक है, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1951 से लेकर 1955 तक। ये जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग कमीशन का भी नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ये बात याद रखिएगा, नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग। क्लियर? नीति आयोग कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को बदलकर। अब 5 ईयर प्लान नहीं बनाती है, हर साल जो है उस तरीके से लेकर चलती है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द सिस्टम इन विच अ सेंट्रल अथॉरिटी, क्या एक सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है? सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू सेट टारगेट किया जाता है एंड प्रोग्राम्स पॉलिसीज टू अचीव दोज स्पेसिफिक टारगेट एंड पॉलिसी विद अ स्पेसिफिक पीरियड। प्लान हम लोग करते हैं ना कि भाई 6 महीना बचा हुआ है, अब 150 दिन बचा हुआ है, 140-45 दिन बचा हुआ है आपके प्री बोर्ड में, तो हम लोग प्लान करते हैं कि क्या टारगेट रखना है, कैसे कैसे करेंगे, तो वो सब सारा चीज किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर। क्लियर? प्राइमरी पर्पस टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और ज्यादातर फोकस किस पर रहता है कि हम लोग जितने भी रिसोर्सेस हैं, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों की भलाई हो सके, भलाई हो सके, और साथ ही साथ जो कंट्री का है वो ग्रोथ भी हो सके, इसके बारे में भी यहाँ पर सोचा जा सकता है। गवर्नमेंट सेट अप प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन को सेट करा था अंडर अ चेयरमैनशिप, जिसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर महलनोबिस। ठीक है, महलनोबिस 1950 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था प्लानिंग कमीशन को, बाद में इसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो ये बात याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का। क्लियर? तो ये बात याद रखना है। जो हम लोगों ने, अगर कोई पूछेगा कि कहां से हम लोग 5 ईयर प्लान जो है वो लाए थे, तो 5 ईयर प्लान केम फ्रॉम जो सोवियत यूनियन, जो आज पहले सोवियत यूनियन किसको कहलाता, कौन सा देश कहलाता था? रशिया। जो रशिया है उसको पहले जो है वो हम लोग सोवियत यूनियन बोलते थे, तो वहां पर ये प्लानिंग शुरुआत किया गया था, वहां से हम लोगों ने इसको लिया था। तो ये बात आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या बोला गया भाई कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि क्या इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, इसकी जरूरत आखिर क्यों इतनी पड़ती है कि प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज का अगर सही तरीके से आप लोगों को करना है तो आप लोगों को प्लान तरीके से लेकर चलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, इसमें से कोई 5 याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस,
कि हम लोग रिसोर्सेज को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर पाए। ठीक है। दूसरा, रोड मैप फॉर एक्शन, कि किस तरीके से जो भी एक्शन लेना है उसका रोड मैप तैयार करें, मतलब एक तरीके से प्लान तैयार करना। तीसरा, जो स्कोप ऑफ कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, कि कैसे कॉपरेट करके चले, सारे लोगों के साथ कॉपरेट करके और सब लोगों को साथ में लेके कैसे चले, मतलब टू पार्टिसिपेशन भी लोगों का सबका साथ में हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने की तरीका या रहने की जो एक स्टैंडर्ड है उसको कैसे बदला जाए और स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाए ताकि लोग अच्छा खाना अच्छे तरीके से बढ़ पाए। मतलब पांचवी चीज क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और फोकस किया था कि रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि जो रिच है उसको भी फायदा हो और जो पुअर है उसको भी फायदा हो। तो मतलब दोनों में इनकम और वेल्थ में कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो वो चीज पर फोकस किया जाता है क्या प्लानिंग में। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ जो है हमारा या फिर ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी बना रहे, तो इस पर भी फोकस किया जाता है प्लानिंग के थ्रू। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट, नौकरी वगैरह मिल जाए लोगों को, उस पर भी जोर दिया जाता है। और सेल्फ सफिशिएंसी, क्योंकि हम लोग 1947 में आजाद हुए थे, तब हम लोगों की हालत बहुत खस्ती थी, मतलब हम लोग जो खाना वगैरह था वो बाहर विदेशों से मंगाते थे, तो हम लोग को सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनना है, मतलब खाना खुद ही अपने आप में कैसे जनरेट करना, उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अब आते हैं आगे, आगे क्या है भाई, जल्दी से देख लेते हैं। आगे बोला क्या है कि इंडिया 5 ईयर प्लान, तो राइट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जब नया संविधान 26 जनवरी 1950 को जब अडॉप्ट किया गया, तो प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 1950, और 1950 में प्लानिंग को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो लेट जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भी प्लानिंग कमीशन के होते थे, क्या प्लानिंग कमीशन जो आज का क्या हो गया, ये याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, प्लानिंग कमीशन जो आज उसका नाम बदल के क्या हो गया, नीति आयोग हो गया है। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया है बदल के। तो ये जो प्लानिंग कमीशन थे उनके चेयरमैन कौन होते थे, जो प्रेजेंट पीएम रहते थे। तो उस वक्त के प्रेजेंट पीएम कौन थे 1950 के, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे, एक तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे अभी कौन है, अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक तरीके से अभी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही उसके चेयरमैन हो जाते हैं, याद रखिएगा। ब्रॉड फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या होता था, प्लानिंग कमीशन का ब्रॉड फंक्शन इन तीन चीजों पर फोकस ज्यादा होता था। असेसमेंट ऑफ कैपिटल, कि हमारे देश में पैसा कहाँ से आएगा, मटेरियल कहाँ से आएगा, कितने ह्यूमन रिसोर्स काम करेंगे, लोग कितने काम करेंगे। दूसरा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी को डिटरमाइन करना। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ एक्शन प्लान। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना कि प्रायोरिटी देना कि पहले किसको डेवलप करना है, किसको नहीं डेवलप करना है। फॉर्मेशन ऑफ प्लान फॉर इट्स बैलेंस एंड मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कि मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे किया सके ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो एफिशिएंट रिसोर्सेस निकल के आए। तो ये चीज मेन रोल प्ले होता था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं 5 ईयर प्लान। तो प्लानिंग कमीशन प्रपोज द इंडिया टू फॉर्मुलेट अ प्लान, प्लान को फॉर्मुलेट कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। टिल नाउ अगर देखा जाए 12 5 ईयर प्लान हैज बीन कंप्लीटेड इन इंडिया, अभी तक 12 5 ईयर प्लान अभी तक कंप्लीट कर लिया गया। 12 के बाद जो है वो 5 ईयर प्लान जो है वो नहीं लाया गया, उसके बाद नीति आयोग से रिप्लेस करके उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ईयरली बेसिस पर उसको बाइफर्केट किया गया और उसको देखा गया। ठीक है, याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, इंडिया एस्टैब्लिश अ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंस्पायर्ड बाय सोवियत यूनियन, कि अंडर द इन्फ्लुएंस देन अ प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके इन्फ्लुएंस से हम लोगों ने पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सोवियत यूनियन के 5 ईयर प्लान से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इन्फ्लुएंस होके फिर से अपने जो देश में वो 5 ईयर प्लान को लाने की बात करी थी। बेसिक गोल क्या होता है, गोल क्या होता है, पहला कि ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा, दूसरा मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया जाएगा, तीसरा सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाएगा, और चौथा क्या, इक्विटी। ग्रोथ का मतलब क्या कि फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इकोनॉमिक प्लान का, ताकि हमारी ग्रोथ बढ़ सके, नई नई टेक्नोलॉजी लाया जा सके, ताकि इन्वेंशन किया सके, एडवांसमेंट किया जाए, इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि हमारी सोसाइटी को और भी डेवलप किया सके या इनोवेट किया जा सके। सेल्फ रिलायंस क्या होता है, सेल्फ रिलायंस मतलब अपने आप पर ही, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर जो है वो स्पेशली हम लोग इंपोर्ट करते थे, तो एग्रीकल्चर पर हम लोग अपने आप में कैसे फोकस कर पाए और अपने देश में ही अपनी खाना को क्यों कैसे उगा पाए, क्योंकि हम लोग ज्यादातर हमारी खेत जो थी वो एक तरीके से अनप्रोडक्टिव हो गई थी, तो उनको प्रोडक्टिव बनाकर हम लोग कैसे खेती बाड़ी को बढ़ा सकते हैं, उस पर फोकस किया जाता है 5 ईयर प्लान में। इक्विटी की मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ
मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ सोशल जस्टिस का मतलब समाज में एक इज्जत भी लोगों का बना हुआ है, वो चीज भी साथ में चले, उसका जो प्लान है वो 5 ईयर प्लान का ये हिस्सा होता है। ठीक है, सक्सेस क्या मिला भाई इकोनॉमिक प्लानिंग से? तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हमारे देश की इनकम को बढ़ोतरी मिला। ठीक है, दूसरा रेज द पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है कि एक व्यक्ति का जो आय, हर एक व्यक्ति का जो आय होता है, पर कैपिटा इनकम को अगर फॉर्मूला देखा जाए तो टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, याद रखिएगा टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो है हमारा बढ़ा पूरे इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक, जब तक प्लानिंग चला तब तक हम लोगों ने एक तरीके से, उसके बाद भी चला, लेकिन 1950 से लेकर 1990 तक हमारा पर कैपिटा इनकम हमारे देश का बढ़ा। इंक्रीज इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, हम लोग इन्वेस्ट भी कर पाए। टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी भी हम लोग बहुत सारा लाए, जिसकी वजह से जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया, अभी आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से चेंजेस आया। ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह लगाया गया और वहां पर ग्रोथ और डाइवर्सिफाई किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह, रेलवेज वगैरह ठीक किया गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और रेलवेज वगैरह और भी चुस्त और तंदुरुस्त किया गया ताकि हमारे सिस्टम भी और मजबूत हो सके। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों को थोड़ा सा और अवेयरनेस फैलाया गया। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी वगैरह दिया गया, लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगे। और इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिए थे। तो एक तरीके से ये सब सारा चीज सक्सेस रहा हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का। ठीक है, तो इसको आप लोग शानदार तरीके से देख सकते हैं। अगर देखा जाए, ये वाला हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मैसेज कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ प्रोवाइड होगा। अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर बोलिएगा सर ये पर्टिकुलर चैप्टर का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा किस तरीके का रहा। ठीक है, तो बोला जाए बिफोर 1947 एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 90% ऑफ टोटल नेशनल इनकम, कि हमारे देश का जितना भी पैसा आता था, मान लो कि 100 रुपया अगर इनकम जनरेट हो रहा है, उसमें से 90 रुपीज जो वो कहाँ से आता था? इंडियन एग्रीकल्चर से आता था। लेकिन ड्यू टू इन्वेजन, लेकिन ब्रिटिश के आने की वजह से वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरा बर्बाद कर दिया गया और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते थे, हमारे देश से रॉ मटेरियल निकाल के वो अपने देश ले जाके फिनिश्ड गुड बनाते थे और फिर हमारे देश में आके बेचते थे। मतलब एक तरीके से हमारे इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लगाने के बजाय वो अपने इंडस्ट्री में सामान को प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, On the eve of independence, most remarkable sector of India was suffering from stagnation. जो हमारा सबसे मजबूत पक्ष था, जो एग्रीकल्चर, वो स्टैगनेंट हो चुका था, रुक गया था और डिग्रेड हो गया था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो रोल ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैसे बढ़ा, ये समझिए। तो पहला देखा जाए कि कंट्रीब्यूशन की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो 1947 के बाद, मतलब 1947 से या बोला जाए कि 1950 से लेकर 1990 तक जो हमारी इकोनॉमिक सिस्टम थी, उसमें जो ज्यादातर जो पैसा जो था नेशनल इनकम में, वो कौन प्रोवाइड किया? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। सोर्स ऑफ लिवलीहुड बना, जिसकी वजह से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, खुद ही अपने एक तरीके से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट खाने के मामले में बना पाए। सोर्स ऑफ फूड, और एग्रीकल्चर आप जानते हैं कि सोर्स ऑफ फूड होता है, और अगर जिस कंट्री का एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छा है उस देश में बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी, और वो एक्सपोर्ट भी बहुत शानदार तरीके से कर सकता है। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सोर्स बना, जहां पर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा उससे पैसा जनरेट कर पाए। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब मान लो कि अगर कॉटन जो है उसकी खेती हो ही नहीं रही है, तो इंडस्ट्री में कपड़ा कैसे बनेगा? इंडस्ट्री में एक तरीके से बोला जाए कि जो क्लोथ है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? जूट नहीं हो रहा है। तो मतलब एक तरीके से अगर आपका प्राइमरी सेक्टर ही गड़बड़ है तो आपका सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर कहाँ से होकर जाता है? सेकेंडरी सेक्टर। जैसे चिप्स बनाना है, मान लो अभी अभी के मामले में चिप्स बनाना है तो वो आलू से होगा, तो आलू कहाँ से कहाँ उगता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड, ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन हुआ था बहुत शानदार तरीके से एग्रीकल्चर का। और सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को नौकरी वगैरह भी यहाँ पर इससे मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्लियर? अगर देखा जाए यहाँ पर कि फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या थी? मॉनसून डिपेंडेंसी थी। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत सबसे मेजर पॉपुलेशन जो था हमारे देश में, मेजर जो पॉपुलेशन था वो किस पर डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। मेजर पॉपुलेशन किस पर डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। दूसरा जो सस्टेनेंस फार्मिंग की, फार्मिंग हम लोग उतने सस्टेन करने के लिए, मतलब अपने पेट भरने के लिए कर रहे थे। तीसरा जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो रहा था, लोगों को 100 दिन का काम मिल रहा था, उसके बाद नहीं मिल रहा था, मतलब जब बारिश हो रही है, जब खेती हो रही है दाल चावल का,
या गेहूं का, तब उनको मिल रहा है, बाकी उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, मानसून पर ज्यादा डिपेंडेंसी थी, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हमारे पास नहीं था। फिर ठीक है, मतलब कि प्रीडोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, और ज्यादातर हम लोग फूड क्रॉप्स पर फोकस कर रहे थे क्योंकि हम लोगों की पेट इतनी खाली थी कि भाई हम लोग पहले खाना खाओ। ठीक है, फिर 7 जो है वो सीजनल पैटर्न ऑफ क्रॉप, और सीजनल पैटर्न ऑफ क्रॉप पर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे, ना कि हम लोग हर मौसम में हर तरीके का प्लांट जो है उगा रहे थे। जैसे अगर सीजनल के बारे में बात किया जाए तो क्रॉप के 3 सीजन होते हैं, खारिफ होता है, एक राबी होता है, एक ज़ैद होता है। ठीक है, तो खारिफ सीजन फ्रॉम मानसून टू बिगिनिंग ऑफ द विंटर, मानसून से शुरू होता है और विंटर के शुरुआत होने पर, जैसे राइस अभी आप देख रहे होंगे कि अभी अभी मानसून का सीजन है तो राइस वगैरह लग गया होगा खेतों में, मेज वगैरह लग गया होगा, ज्वार लग गया होगा, बाजरा लग गया होगा, कॉटन लग गया होगा, सीसीएम लग गया होगा, ग्राउंड ऑयल, ये पल्सेस वगैरह, ये सब की खेती होती है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। लेकिन विंटर सीजन के बाद टिल द विंटर एंड्स, मतलब वहां तक जो होता है वो एक तरीके से क्रॉप राबी का होता है। ठीक है, राबी में कौन कौन से क्रॉप, वीट जो होते हैं, बार्ले, ज्वार, ग्राम, ऑयल सीड्स, ये सब सारे, मस्टर्ड, लीन सीड्स, ये सब सारे कहाँ पर, जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, ये मानसून से विंटर, ये विंटर से समर आने तक। और समर में कौन से क्रॉप्स होते हैं, जैसे अब राइस भी बहुत ज्यादा समर में होते हैं, मेज भी होता है, ग्राउंड नट भी होता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं जनरली ज्यादा जो सीजन में या क्रॉपिंग पैटर्न में हुआ करता है। तो ये 3 एग्रीकल्चर सीजन है हमारे देश में, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि पॉलिसीज एंड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई। तो देयर इज अंडरटेकन, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लिए और उसको प्रमोट करने के बारे में बात किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया जाए। 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया, एक हम लोग लैंड रिफॉर्म्स की, छोटे छोटे लोगों को लैंड दिया जाए, और दूसरा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, की ग्रीन रेवोल्यूशन की मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए, मतलब हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि पैदावार जो है वो ज्यादा हो सके। तो पहला क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ टेनेंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड होल्डिंग। पहले क्या था, एक जमींदार था, जमींदार के पास पूरा जमीन रहता था और बहुत सारे जो टेनेंट्स थे उस पर वो काम करते थे, बहुत सारे फार्मर्स उनकी जगह आके काम करते थे। लेकिन अब उन्हीं फार्मर को कुछ कुछ खेतों देके मालिक बनाया गया, जमीनें देके, तो मतलब लैंड होल्डिंग पैटर्न्स को बदला गया और इससे एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ी। अगर देखा जाए तो मेजर्स ऑफ दिस पॉलिसी क्या था, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, के बीच में जो जमींदारी वाला सिस्टम जो था उसको कैसे हटाया जाए और फार्मर को ओनर ऑफ द लैंड बनाया जाए। टेनेंसी रेगुलेशन, इंप्रूव अ कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम एंड सिक्योरिटी टू द टेन्योर, कि कोई भी किसी खेत में काम कर रहा है तो वो जबरदस्ती नहीं करा सकता है। ये बात, द सीलिंग ऑफ द लैंड, लैंड पर सीलिंग लगा दिया गया कि भाई आप इतने ज्यादा एकड़ से ज्यादा लैंड आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो उस पर अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट एंड डिस्परेट लैंड होल्डिंग्स, मतलब कंसोलिडेट किया गया और डिस्परेट किया गया लैंड होल्डिंग में, जिससे जिसके पास ज्यादा जमीनें थी उनसे लेकर छोटे छोटे किसानों में बांटा गया। ठीक है, तो ये सब चीजें। इंकरेज द कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग, ज्वाइंट फार्मिंग पर ज्यादा फोकस किया गया। ठीक है, सेटलमेंट एंड रेगुलेशन, कि किस तरीके से सेटलमेंट हो सके और रेगुलेट हो सके टेनेंसी, इसके बारे में भी बात किया गया। तो ये सब सारा चीज हुआ। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो दूसरा काम किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मास्टर माइंड है वो कौन थे, MS स्वामीनाथन, इंडिया में द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिनको बोला जाता है इन इंडिया, इन 1965। देखो 2 फेज में हुआ था ना ग्रीन रेवोल्यूशन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, 1960s में और एक 1950s में। ठीक है, ये 2 चीज में जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन पर फोकस ज्यादातर किया गया था। इट रेफर्स टू द पीरियड व्हेन द इंडिया हैज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये एक ऐसा फेज है जहां पर हमारे देश ने एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करा और हाई यील्डिंग सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके, ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने पैदावार को बढ़ाया और एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट जाकर बने। और ज्यादातर जो फूड है वो हम लोग किस पर फोकस किए, राइस और व्हीट पर ज्यादा फोकस किया गया था, ताकि हम लोगों का, इसीलिए आज भी देखोगे कि ज्यादातर लोग जो होता है वो राइस और व्हीट हमारे देश में खाते हैं। इसका मतलब क्या कि वो चीज हमारे जीन में बैठा हुआ है, तो ये बात याद रखिएगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली फोकस्ड ऑन 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट पर फोकस किया गया। अगर पूछा जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो पहला बोलिएगा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, की एग्रीकल्चर लैंड को और बढ़ावा कैसे मिले। प्रैक्टिस ऑफ डबल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग मतलब हम लोग साल में 2 क्रॉप कैसे लगाएं, सिर्फ एक ही क्रॉप पर डिपेंड ना रहे। यूजेस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, और हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ जो क्रॉप्स है उसको इस्तेमाल किया जा सके, और इम्प्रूव द जेनेटिक्स, और जो भी सीड्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि पैदावार को हम लोग बढ़ा सकें।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। क्या क्या पॉलिसीज लाया टू मेजर द सॉल्व, कौन कौन सी पॉलिसीज? तो जमींदारी सिस्टम को हटाया गया भाई, सच है जमींदार हु कैन कलेक्ट रेंट एंड एक्चुअल द सॉइल टीलर्स। तो अब क्या किया गया कि जो एक्चुअल होल्डर थे उनको दे दिया गया था, ठीक है। ड्यू टू द एग्रीकल्चर सेक्टर लो आउटपुट इंडिया इज कंपेयर्ड टू द इंपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि ये चीज हम लोग क्या करते थे कि ज्यादातर खाना जो इंपोर्ट कर रहे थे कहाँ से, अमेरिका से। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इम्फेसाइज किया गया था, जो डाला गया था वो किस पर डाला गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर। तो इसी वजह से ये सब सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म्स हुआ। तो लैंड रिफॉर्म्स भी हुआ जैसा कि मैंने बताया, ताकि वो सारे लोगों को इक्विटेबल लैंड एलोकेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग पर फोकस किया जा सके। इन नेशन लाइक इंडिया देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर एंड देयर इज क्रिटिकल नीड ऑफ लैंड रिफॉर्म। आज भी लैंड रिफॉर्म की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है, और उसको धीरे धीरे किया भी जा रहा है, लेकिन उस पैमाने पर नहीं किया जा रहा है। टू रियलाइज द गोल एग्रीकल्चर इक्विटी देयर इज नीड टू बी ब्रिंग अ लैंड रिफॉर्म्स, कि अभी भी अगर एग्रीकल्चरल में इक्विटी लानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रिफॉर्म लेकर चलना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया गया ये भी देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज किया गया, लैंड सीलिंग को खत्म किया गया, मतलब जो मतलब एक तरीके से फिक्स कर दिया गया कि भाई स्पेसिफिक लिमिट फिक्स कर दिया गया, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ओनरशिप की वजह से प्रॉफिट बढ़ा, अगर बड़े बड़े जमींदार के पास जो ज्यादा जमीन था उसको कम जमीन अब उनसे ले लेके छोटे छोटे किसानों को दिया गया। रेंट रेगुलेशन, रेंट हैज बीन रेगुलेटेड टू स्टॉप द फार्मर्स फ्रॉम इंगेजिंग इलीगल एक्सटॉर्शन, कि जो फार्मर्स का इलीगल एक्सटॉर्शन होता था उनको कम किया गया, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग, इंसेंटिव्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग एंड रिड्यूस द फ्रैगमेंटेशन, कि आप लोग बांटिए मत खेत को ज्यादा, आप लोग एक तरीके से कोऑपरेटिव फार्मिंग लेके चलिए। तो इसी वजह से कोऑपरेटिव फार्मिंग पर ज्यादा फोकस किया गया। इट प्रमोट्स इंक्रीज इन द बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड कलेक्टिवली में सेवा, अगर मान लो कि एक बड़े से खेत में अगर 2 किसान या 3 किसान मिलकर साथ में कोई खेती करेगा तो बड़े पैमाने पर खेती कर सकता है। तो ये आप लोग शानदार तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर तक कि किस तरीके से 1950 से लेकर 1990 तक हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ी या फिर रही, ठीक है। चलिए आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे वाले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा पार्ट 2 हमारा, ठीक है। चलिए।